देखो मेरे भाई, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन जर्नल। अब जर्नल जो टॉपिक है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जर्नल में हम क्या करते हैं। तो जर्नल में हम जर्नल एक, अगर हम डेफिनेशन या जर्नल को समझे तो जर्नल में आप सबसे पहले वाउचर बनाते थे। वाउचर मतलब जो भी आपके बिल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते थे या उनको एक कलेक्ट कर लेते थे। अब उन सारे बिल्स को, जैसे मान लो आज के दिन आप एक दुकान लगा रहे हो और आपके पास आठ आठ ट्रांजेक्शन हुई, 8 बिल आए हैं। किसी में आपने किसी को सैलरी दे दी, किसी में आपने कुछ सामान खरीद लिया, किसी से कच्चा माल, किसी ने आपने किसी को कुछ सामान बेच भी दिया, मान लो कोई आपने बिल पे कर दिया, मान लो क्या आपने रेंट दे दिया, या मान लो आपको कहीं से कमीशन मिल गई। तो ये सब आपके पास एक वाउचर्स है, बिल है। इन सभी बिल से हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे एक ही किताब में, एक ही डाटा के अंदर। वो हमारा जर्नल कहलाता है। तो जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी हमारी ओरिजिनल एंट्री हुई है उसको एक बुक में मेंटेन करना। इसके लिए मेरे भाइयों जर्नल का फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसको बनाते कैसे हैं और इसको फिर रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बना देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ। तो जैसे मान लो इस तरीके से पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी के ऊपर। और अभी तो सुन लो बस, लेफ्ट साइड में आपको एक छोटी सी ठीक ठाक सी जगह देनी है। जनरली आप कॉपी में करते हो तो कॉपी में वो लेफ्ट साइड में जगह नहीं होती इतनी, उस पर आप यहाँ पर लिख दो डेट। ये आपका डेट हो गया। डेट के बाद मेरे भाई मैं पहले कॉलम्स डिवाइड कर देता हूँ आपको, कॉलम्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक कॉलम बनाना है आपको और इसको आपने लिखना है L.F. ये कहलाता है लेजर फोलियो। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। फिर आप इस पार्ट को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यहाँ पे आप लिखो Dr.Cr, डेबिट और क्रेडिट, और ऊपर लिख दो कि ये क्या है, हमारी अमाउंट है। और मेरे भाई यहाँ लिख दो कि ये हमारा पर्टिकुलर है। और आप जर्नल बना रहे हो तो आपको ऐसे लिखना है, जर्नल ऑफ जिस भी दुकान का बना हुआ। जनरली आप यहाँ सोल प्रोप्राइटर पढ़ते हो तो आपको इस तरीके से लिखा जाता है, जर्नल ऑफ मेसर्स। मेसर्स मतलब उस दुकान का नाम। फिर उसके आगे आप लिखते हो जर्नल ऑफ मेसर रमेश एंड कंपनी या रमेश एंड सन्स, इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे क्लियर है मेरे भाई। डेट में आप उस ट्रांजैक्शन की डेट डालते हो। अब मैं आपको एक बेसिक सी ट्रांजैक्शन समझाता हूँ जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़े और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़े। और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक रूल समझाता हूँ जो आपको याद रखना है कोई भी ट्रांजैक्शन को करने का। किसी भी ट्रांजैक्शन को करो, बस इतना समझ लो, आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, कुछ आता है, कुछ जाता है। जो भी आएगा वो डेबिट, जो भी जाएगा वो क्रेडिट। ये गोल्डन रूल से भी आप समझ सकते हो। बस इतना ध्यान रखो, जो आएगा आपकी ट्रांजैक्शन में आपको लगेगा कुछ आ रहा है, इसका मतलब उसको डेबिट करना है, और जो जा रहा है इसका मतलब उसको, क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले जनरली जो भी एंट्री होती है, मान लो बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी एंट्री समझाता हूँ। मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ और एक्स था, उसने बिजनेस स्टार्ट करा और मान लो 50,000 रुपये बिजनेस में कैश लाया और बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो चलो डेट भी लिख देते हैं, मान लो डेट थी 1 अप्रैल। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2025। आप स्टार्टिंग में ऊपर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 2025, फिर आप नीचे 1 अप्रैल ऐसे लिख सकते हो ताकि बार बार आपको अप्रैल अप्रैल 2025 लिखने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो आप पूरा लिख दो 1 अप्रैल 2025। और अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मान लो फर्स्ट एंट्री जब मैं समझा रहा हूँ, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ और मालिक आया और बिजनेस में कैश लाया। तो आ क्या रहा है आपके पास, कैश आ रहा है। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप पढ़ चुके हो, अब आप बस ये सोचो आ क्या रहा है, जा क्या रहा है। मालिक आ गया यानी कि कैश, सॉरी मालिक आया, पैसा लाया, तो कैश आया है। और कौन लाया है, मालिक लाया। कैश आया, मालिक लाया, तो आ क्या रहा है आपके पास, कैश, यानी कि कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और कौन ला रहा है, मालिक, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कैश आ रहा है, कैश डेबिट, और कौन ला रहा है, मालिक ला रहा है, मालिक क्रेडिट। कैश, मालिक आया, पैसा ले गया, पैसा दे गया बिजनेस में, तो कैश डेबिट और मालिक कैपिटल क्रेडिट। अब समझना इसको लिखते कैसे। आपको इसको लिखना है कैश अकाउंट, इधर देखो ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट। जब आपका ये सिस्टम खत्म होगा, एक पूरी लाइन भी बना सकते हो, ऐसा डॉट डॉट कर सकते हो। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अकाउंट और इसके बीच में टू लिखना है नीचे क्रेडिट के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
और ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल पीछे तक जाए, मतलब आपको कोशिश करनी है कि ये पीछे तक चला जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखना है, वो जो एंट्री होगी उसको डेबिट और नीचे टू डैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ डेबिट लिखने के बाद यहाँ से मत शुरू कर देना एंट्री, ध्यान रखनी है क्रेडिट वाली एंट्री थोड़ी बीच से, यहाँ से, जैसे आप यहाँ से भी शुरू मत करना। देखो फॉर्मेट थोड़ा होता है, कुछ कुछ टीचरों का अपना होता है कि हाँ ऐसे ही करना वैसे, तो फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना यहाँ इतना, जब ये खत्म होने वाला हो तब शुरू कर दो, टू कैपिटल अकाउंट, आप पीछे तक ले जा सकते हो कोई प्रॉब्लम। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश कितने से डेबिट हो रहा है 50,000, तो डेबिट के कॉलम में 50,000 लिखना है और कोशिश करनी है जीरो के नीचे जीरो बैलेंस अच्छे से रहे, ताकि एक एक प्रॉपर अकाउंटिंग आप अच्छे से कर पाओ, और कॉमा का भी अच्छा यूज करना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में मत लिखना, क्रेडिट में लिखना। अब मैं आपको समझाता हूँ ये वाला फॉर्मेट खाली क्यों है, इसका क्या काम है। जनरली इसके बाद आप इन्हीं ट्रांजैक्शनों को लेजर में फॉरवर्ड करोगे, तो लेजर, और मान लो लेजर में जब आप फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ से आप लेजर ढूंढ पाओ और लेजर से आप जर्नल ढूंढ पाओ, ये उनके कनेक्शंस के लिए होती है। आपको इसमें कभी भी कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखो। जैसे फॉर्मेट के लिए आपको बनानी है L.F. लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और अभी एंट्री खत्म नहीं हुई है। इसके बाद आपको इसका नरेशन लिखना होता है, वो इंग्लिश में लिखना, वो बहुत जरूरी है, वो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, मैटर करता है। एक चीज जरूर डालना, बीइंग, बीइंग डाला, उसके बाद क्या हो रहा है इस एंट्री में वो लिखो, और बहुत एक ही लाइन में, ज्यादा नहीं, एक डेढ़ लाइन में खत्म, जल्दी से। बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर। फर्स्ट एंट्री खत्म। अब ध्यान से देखना, सिर्फ इतने पे आपको स्पेस डालना है, लाइन डालनी है और खत्म, फर्स्ट एंट्री। समझ में आया? फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बीच में काटा पीटी मत कर देना, टीचर नंबर काट देते हैं। इस तरीके से हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ती है। बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर, या फिर इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या एक्स ओनर अमाउंट ब्रिंग बाय द ओनर, या अमाउंट कितना ब्रिंग बाय द ओनर। और इसका एक डिटेल है जहां से आप समझ सकते हो कि हाँ इतना रिलेशन है, कि इसका मतलब ये एंट्री हुई है, इसका मतलब बिजनेस में पैसा मालिक लाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो इसके बाद 2 अप्रैल को, इसके बाद अगली एंट्री पे चलते हैं, 2 अप्रैल 2025 को नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हुआ क्या, मान लो हमने परचेज करे गुड्स, ठीक है ना, ₹25,000 के कैश में, 2 अप्रैल। अब आप जब ये एंट्री करोगे तो आप सोचोगे क्या आया और क्या गया, तो आप बोलोगे गुड्स जब खरीदे हैं तो गुड्स आ रहा है और पैसा कैश क्रेडिट हो रहा है, और माल आ रहा है, माल डेबिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे उसे, परचेज। ध्यान रखना, अगर आपको याद हो अकाउंटिंग इक्वेशन जब करते थे तो वहाँ परचेज नहीं लिखते थे, वहाँ गुड्स ही लिखते थे, क्योंकि वो प्रॉपर आप गुड्स के अंडर उसको लिख रहे हो। लेकिन मैंने आपको जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कराया था और तब भी समझाया था कि जब आप दोबारा कल को कभी परचेज, सिर्फ जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो उसको आप गुड्स कहते हो, और उस चीज को जब आप खरीदोगे तो आप परचेज ही लिखोगे। लेकिन अगर कल को मैं कभी फर्नीचर खरीद लूँ तो मैं उसे परचेज नहीं कहूँगा, वो मेरा एसेट्स है, वो फर्नीचर ही आएगी। तो नेक्स्ट एंट्री मुझे पता है परचेज आ क्या रहा है, माल आ रहा है, उसे परचेज कहूंगा, परचेज डेबिट हो रहा है, और जा क्या रहा है, कैश। तो इसको लिखूंगा मैं परचेज, उसके बाद अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जर्नल एंट्री ऐसे ही बोलनी है, आज से बोलनी शुरू कर दो और सीखनी शुरू कर दो कि बिजनेस में जब पैसा लाता है मालिक तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेचने की क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फर्नीचर की होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से। और फिर इसके बाद अमाउंट जैसे 25,000 पे तो 25,000 पे डेबिट और 25,000 पे क्रेडिट। और फिर नरेशन, क्या बीइंग फिर लगाना है, लिख देना गुड्स परचेज इन कैश, बाय ओनर मत लिख देना बार बार ओनर लिखने की जरूरत नहीं बार बार। हो गया, समझ में आया मेरे भाई? अब देखो इधर देखो,
ये हमारी एंट्री क्लोज और फिर ऐसे ब्रैकेट। आपको ध्यान रखना है चीजें आपकी बहुत साफ सुथरी हो। तो गिनती की 5-6 एंट्री आनी है आपको, और 5-6 एंट्री आपको पेपर में करनी है, तो वो उसमें भी अगर आप गंदा कर दोगे तो फिर मजा खराब हो जाएगा। और डेट आपको जरूर डालनी है। जिस क्वेश्चन में डेट ना हो, सीरियल नंबर वैसे अगर आपके टीचर प्रेफर करें तो सीरियल नंबर लिख देना, नहीं तो डेट को पेंडिंग छोड़ देना, ऐसे मत लिखना डेट। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट एंट्री करें, एक आध और समझ लेते हैं। अब हुआ क्या, 5 अप्रैल को, यानी कि उसके बीच में कोई एंट्री नहीं हुई, 5 अप्रैल को हुआ क्या, मालिक ने 15,000 रुपए में बैंक अकाउंट ओपन करा और कैश बैंक में जमा करा दिया। देखो एंट्री सारी वही है जो पहले करते आ रहे हो। 15,000 रुपए को कैश को बैंक में जमा करा दिया, बैंक अकाउंट ओपन करके। तो 5 अप्रैल लिखो पहले यहाँ पे, 5 अप्रैल 2025। फिर अब हो क्या रहा है, अब समझो। अब आपका कैश बैंक, बिजनेस से कैश जा रहा है और आ क्या रहा है, बैंक आ रहा है। बैंक को पैसा आ रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, लिख देते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से। और अमाउंट डाल देते हैं 15,000 रुपए। अब ये हिसाब करने मत बैठ जाना कि अब हमारे पास कैश कितनी बची हो, वो अकाउंटिंग इक्वेशन का काम था, यहाँ नहीं करना हिसाब। यहाँ मत करने लग जाना कि अच्छा अब 50,000 कैश थी, 25 चली गई तो 25 बची, 25 में से 15 और चली गई तो अब 10 कैश रहेगी, वो सब नहीं सोचना आपको। ठीक है, नेक्स्ट करो। इसके नरेशन लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये आपकी नरेशन। ठीक है, कर लो ये 3 एंट्री। क्या हुआ, फर्नीचर खरीद लिया बिजनेस में, फर्नीचर खरीदा है कैश में 5,000 रुपए का। तो आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, कैश। बेसिक सी बात, आप लिख दोगे यहाँ 6 अप्रैल 2025 फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट डाल दोगे 5,000, और फिर यहां लिख दोगे नरेशन में बी फर्नीचर परचेज लिख देना, या बीइंग फर्नीचर बॉट इन कैश लिख देना। नहीं तो अगर आप सिर्फ बीइंग फर्नीचर बॉट लिख दोगे तो अज्यूम हो जाएगा कि हाँ कैश में ही है, क्रेडिट में होगा तो लिख देना अलग से। फिर जैसे मान लो 7 अप्रैल पे आते हैं, एक तो एंट्री और कर लेते हैं। 7 अप्रैल को हुआ क्या कि हमने गुड्स परचेज करे, फिर से गुड्स परचेज करे फ्रॉम वाई, और गुड्स खरीदे हमने 5,000 रुपए के वाई से, सिर्फ इतना है। तो आपको पता है जब भी सिर्फ वाई लिखा हुआ हो, यहाँ लिखा नहीं है ना गुड्स खरीदे वाई से, तो कैसे खरीदे, कैश में खरीदे हैं या क्रेडिट, तो क्या मानेंगे, क्रेडिट मानते, सिर्फ वाई है। आ क्या रहा है, गुड्स आ रहा है, जाता पैसा लेकिन जा नहीं रहा, उधारी बढ़ गई, तो वाई आया, गुड्स दे गया, और वाई का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा नहीं जा रहा। तो आप पहले इसे लिखोगे 7 अप्रैल 2025 क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। जैसे मान लो वाई अगर कोई कंपनी है तो वाई लिमिटेड लिख देना, अगर बोल रखा है बुक में। नहीं, वाई अगर किसी का नाम है, वाई मान लो राम हो, राम किसी का नाम हो, तो ऐसे लिख देना टू राम्स अकाउंट, एपोस्ट्रोफे लगाओगे है ना, ऐसे कॉमा फिर राम्स अकाउंट। ठीक है, क्या नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं, अब यहाँ सिर्फ राम, जिस बंदे का अकाउंट है वो लिख दो, क्रेडिटर। देखो क्योंकि बहुत सारी एंट्रियां होती हैं, बहुत सारे लोगों से गुड्स खरीदते हो उधार में, एक आध से खरीदो तो एक आध को क्रेडिटर कह देते हैं, सबसे खरीदोगे किस किस को क्रेडिटर दोगे। लेकिन हाँ वैसे आप ये कह दोगे कि हाँ गुड्स खरीदे उन क्रेडिट और राम से खरीदे, तो नाम लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो 5,000 रुपये फिर से एंट्री, 5,000 रुपये के गुड्स खरीदे मेरे भाई। ठीक है, और लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारा नरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, मान लो 15 अप्रैल, तो जब आप कैश में गुड्स बेचोगे, 15 अप्रैल की एंट्री है, तो आप कहोगे भैया आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, और जा क्या रहा है, माल जा रहा है, गुड्स, गुड्स को जाने को क्या कहेंगे, सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
और 5,000 पे कहें तो फिर से 5,000 वही लिख देते हैं, और फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, और ये हमारी एंट्री। फिर जैसे मान लो एक लास्ट एंट्री कर लेते हैं और वहां पे लिख देते हैं, मान लो 20 अप्रैल की एंट्री है, मान लो कोई खर्चा हो गया, हमने रेंट पे कर दिया, तो यहाँ लिख रहे हैं पेड रेंट बाय चेक लिख रहा हूँ, मान लो चेक, तो चेक से जा रहा है मतलब बैंक जा रहा है, बैंक जा रहा है, पैसा जा रहा है बैंक में, लेकिन नुकसान हो गया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा पैसा चला गया, क्रेडिट आया क्या, वो नुकसान किस वजह से हुआ वो समझो, रेंट की वजह से हुआ, तो रेंट डेबिट हुआ, रेंट आया, नुकसान हुआ, डेबिट, पैसा चला गया, क्रेडिट। तो इसके बाद जैसे मान लो ये एंट्री थी 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल 2025 समझना इस चीज को, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट, और फिर अमाउंट डाल देना 2000 पे और 2000। इसके बाद नरेशन लिख देना बीइंग रेंट पेड बाय चेक। अगर ये एंट्री सारी खत्म हो जाएंगी, तो जैसे मान लो यहाँ सारी एंट्री खत्म हो गई, तो आपको सबसे नीचे ये सारी एंट्री खत्म करने के बाद सबसे नीचे इसको खत्म भी करना है जर्नल को, तो अब इसको खत्म करते हैं। मान लो ये रेंट वाली एंट्री अगर नहीं होती तो इसको खत्म करते, तो कैसे करते वो समझो। जहां खत्म हो गई इसको छोड़ दो, उसके बाद नीचे थोड़ी जगह दूर आते ही एक लाइन बनाओ ऐसे, ठीक है, और यहाँ डबल लाइन बना दो ऐसे, इस तरीके से, और लास्ट में बैलेंस लिख दिया सारा जोड़ के, डेबिट सारा कितना है वो सारा, क्रेडिट सारा जोड़ दो कितना है, और बस डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिख दो। अगर आपकी 5-6 जर्नल और खत्म हो गए तो बस कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं, बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, आगे जाके फॉरवर्ड जब होता है जब आप पेज पे कर रहे हो और आपका पेज खत्म हो जाए और एंट्री अभी खत्म नहीं हो, एंट्री अभी भी चल रही हो, तो या तो आप अगले पेज से अगली एंट्री शुरू कर दो, या फिर आप उस पेज को खत्म करके सारा टोटल करो, इस टोटल को फिर फॉरवर्ड करो और फिर आगे की एंट्री शुरू करो। तो जब वो जैसे जैसे केस आएंगे फिर वैसे वैसे समझाएंगे। अभी तो हमें मेन एंट्रियां समझनी है। यहाँ पर हमने एक इंट्रो लिया किस तरीके का हम अकाउंट बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, और कैसे हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे नरेशन प्रिपेयर। क्लियर है मेरे भाई? एक दो एंट्री और कर लो फिर बस, नहीं करते है ना।